वेलकम ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारा जो टॉपिक है फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन है। आज हम फिर से कुछ ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे उनको अंडरस्टैंड करने की। कुछ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। आज हम लॉस की बात करेंगे, बैड डेटर्स की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट अलाउड की बात या डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करेंगे, या बैड रिकवर्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी बिजनेस में, जितने भी इवेंट्स होंगे, जिस टाइप के भी इवेंट्स होंगे, उन टाइप के इवेंट्स से एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी के ऊपर कैसे इन एलिमेंट्स के ऊपर कैसे फ़र्क पड़ता है, कैसे इंक्रीज़ होते हैं, कैसे डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉलो प्रॉब्लम 8 है, ये जुनेजा चावला बुक का। ठीक है, उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक 12th पढ़ा नहीं होगा या 11th नहीं पढ़ा होगा, वो 11th और 12th क्लास के लिए आ सकते हैं। अभी वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, वी आर हैविंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 5 months। वी कैन कंप्लीट, वी कैन रिवाइज, आराम से इजीली हो सकता है। दे कैन कम टू मी, दे कैन ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूट, फाइन, वो डिटेल में पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ हम इस यूट्यूब चैनल की मदद से या वीडियो से रिलेटेड जो मैं कर रहा हूँ उनकी मदद से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लेट अस without wasting any more time, let us start and go for this accounting question. Let me write down the first transaction जो यूजुअली हमने देखा है, जिसमें कैपिटल इंक्रीज होती है और एसेट्स इंक्रीज होते हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं। टेक एन एग्जांपल, साजिद started business with कैश। मैं अगेन इसमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात करूंगा। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस अपनी जगह, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की जगह हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और ओनर के पैसे को, चीज़ों को नाम रखते हैं क्या, कैपिटल। तो साजिद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, फाइन, और स्टॉक 30,000 एंड फर्नीचर स्टॉक ₹30,000 एंड फर्नीचर फर्नीचर का वैल्यू है 20,000। हर किसी चीज़ का वैल्यू पैसों में निकल रहा है, उन्हीं पैसों को हम काउंट कर रहे हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, हम कैश के ऊपर, पैसों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, आया तो गया क्यों। ठीक है, देखिए इस बार 3 एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर आए। कैश भी आ गया, बिजनेसमैन ने दिया, और स्टॉक भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया। लेकिन इसका रीज़न जो है, इन तीनों चीज़ों का रीज़न जो है वो मालिक है। तो इसका मतलब इन तीनों चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे कैपिटल। बिजनेस के अंदर तो एसेट्स आ गए, कैश भी आ गया, प्लस स्टॉक भी आ गया, फाइन, एंड फर्नीचर भी आ गया। और कैश आया 60,000, फाइन, प्लस 30,000 प्लस 20,000। 3 चीज़ें आ गई, लेकिन इन तीनों चीज़ों का रीज़न जो है मालिक है। इसको हम जनरल में कंपाउंड एंट्री भी कह सकते हैं, फिर बाद में वो देखेंगे कैसे होता है। इज इक्वल टू 1,10,000। ये आ गया 60, 30, 90, 20, 1,10,000। मतलब 3 एसेट्स लाए इस वक्त बिजनेसमैन ने। कल तक हमने कैश देखा था, बैंक देखा, आज देखा कैश, स्टॉक, फर्नीचर। और इन तीनों का रीज़न जो लाने का है वो बिजनेस ने नहीं लाई, बल्कि बिजनेस मैन ने ये तीनों चीज़ें लाई। इसीलिए अगर ये बिजनेस मैन के साइड से आए, इसके वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे एज अ कैपिटल। फाइन, सेकेंड ट्रांजेक्शन आई विल गो गुड्स कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग ₹16,000 sold for 15,000 on credit। 15,000 on credit। क्रेडिट पे हमने माल बेचा 15,000। देखिए यहाँ पे लिखा है गुड्स कॉस्टिंग। अब ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। गुड्स का एक्चुअल वैल्यू जो है, कॉस्ट प्राइस जो है 16,000 है, लेकिन हमने सेल प्राइस किस पे किया, 15,000। 16,000 का माल हमने 15,000 में बेच दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लॉस हो गई? हमें अपनी जगह तो नुकसान हो गया 1,000 रुपीज़। अगर नुकसान हो गया, उससे कैपिटल लेस होती है, पहला इफेक्ट। दूसरी चीज़, हमसे स्टॉक निकला कितना, 16,000, मतलब एसेट डिक्रीज, कैपिटल भी डिक्रीज, और साथ ही साथ हमने इसको कस्टमर को बेचा, उधार भी बेचा। इसका मतलब हमारा डेटर बन गया। ये जो डेटर होता है, फाइन, ये हमारा एक करंट एसेट होता है, फाइन। तो ये हमें इससे कितने लेने, 15,000 रुपीज़। 15,000 हमें इससे ले लेना। कैश आया न गया, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन चेक करता हूँ। 60,000 हमारे हाथ में कैश,
14,000 का स्टॉक बच गया, 20,000 का फर्नीचर एंड 15,000 का डेटर, और टोटल कैपिटल है 1,09,000। फाइन, ये हमारी यहाँ पे बन जाएगी क्या, न्यू इक्वेशन। फाइन, तो यहाँ पे आ गई न्यू इक्वेशन। आप देख भी सकते हैं, कल तक हमने किया भी था, आज भी हम देख रहे हैं, हम इसको प्लस कर रहे हैं, हम इस साइड से जा रहे हैं, मतलब इसमें यहाँ पे कॉलम्स भी बना सकता हूँ मैं। अगर मैं देखूंगा 1 2 3 3 रोज बन गए, कॉलम बन गई, तो हमें 3 एसेट्स, यहाँ पे चौथा एसेट भी बन गया। ठीक है, 4 एसेट्स तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डेटर भी एज एन एसेट, फर्नीचर एज एसेट, इनका मीनिंग तो सेम ही रहेगा, फाइन, इनका नेचर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो टाइप्स बहुत है। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं परचेज करूंगा गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000, 24,000। ठीक है, इस बार हमने स्टॉक लाया लेकिन पैसे नहीं दिए, मतलब जो हमारे लिए डेटर था, अगर हम देखेंगे बिजनेस कभी भी सिंगल पर्सन के साथ नहीं होता है। जब बिजनेस करना है तो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, एक रिसीवर पार्टी होनी चाहिए, एक सेंडर पार्टी होनी, एक सेलर पार्टी होनी चाहिए, एक बायर पार्टी होनी चाहिए। अगर इससे पहले डेटर मेरे लिए एक एसेट बन गया था, जिस कस्टमर से मुझे पैसे लेने हैं, दैट कस्टमर विल बी कॉल्ड एज अ डेटर। ठीक है, जिसको हमने माल उधार पे बेचा उसको हम बोलते हैं डेटर, जिससे हमने माल उधार पे लाया उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्योंकि इस बार एसेट आया लेकिन पैसा नहीं गया, 24,000 का स्टॉक तो हमारे पास आया लेकिन कोई कैश कुछ भी नहीं गया। लेकिन अगर कैश कुछ नहीं गया तो हमारी आ गई है क्या, लायबिलिटी। फाइन, लायबिलिटी आ गई हमारी 24,000 और इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे क्रेडिटर। अभी नाम नहीं लिखा है, जब किसी का नाम होगा तो हम उस टाइम वही नाम लिखेंगे। फाइन, ये भी ठीक हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन चेक करता हूँ और पता करता हूँ कि भाई हुआ क्या। ठीक, यहाँ पे हमारे हाथ में 60,000 कैश, फाइन, और 14,000 हमने ऐड किए तो हो गया 38,000 का स्टॉक है हमारे हाथ में, 20,000 का फर्नीचर है और 15,000 का डेटर है। एसेट हमारे पास 1,09,000 हमारी कैपिटल है बिजनेस के अंदर, 24,000 हमारी लायबिलिटी है। फाइन, और ऑल्सो क्रेडिटर, दैट इज आवर न्यू इक्वेशन। इसमें भी आपने देखा एसेट कैसे इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी कैसे इंक्रीज हो गई। ठीक है, परचेज के टाइप, परचेज गुड्स के स्टॉक किया हमने। अच्छा, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000 रुपीज, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय रुपीज 3,000, मतलब अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में। मैं आपको एक से एग्जांपल दूंगा। जो हमारी चीज़ें होती है रियल लाइफ की भी अगर हम बात करेंगे, या गाड़ी है हमारे पास, स्कूटर है, बाकी फ़ोन है, इतनी सारी चीज़ें ऐसे गैजेट्स है हमारे पास, एसेट्स है। ठीक है, इनका वैल्यू टाइम टू टाइम कम हो जाता है, ये आउटडेटेड हो जाते हैं, ऑब्सलीट हो जाते हैं, हम यूज़ करते हैं तो हमारी क्वालिटी कम होती है। मैं आपको ऐसे बताऊँ, अगर मैं कोई सेल फोन मैंने लाया है 2 साल पहले 10,000 का, अब मैं उसी शॉपकीपर के पास 2 साल के बाद जाता हूँ, बोलता हूँ भाई मैंने आपसे 10,000 का मोबाइल फ़ोन लिया था, मुझे अपने 10,000 वापस चाहिए। क्या कहेगा वो शॉपकीपर? वो शॉपकीपर कॉमन सेंस की बात है, कहेगा भाई ऐसे 10,000 कुछ भी नहीं, आई कैन रिपे यू, मतलब मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, 2-3 हज़ार दूंगा या 4,000। क्यों? मैं बोलूँगा क्यों भाई? बोलेगा भाई आपने यूज़ किया, पुराना हो गया, आउटडेट हो गई, ये मॉडल अब चलता नहीं है, ईयरफोन दिया था, बाकी सारी चीज़ें, इतना वेयर एंड टियर हुआ है कि आपकी चीज़ का वैल्यू कम हो गया। हम देखते भी है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते हैं, हम एज्यूम करके वैल्यू को मतलब अपनी जगह डाउन करते हैं एसेट्स को, अगर हमें कोई चीज़ बेचनी होती है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का एसेट का वैल्यू पता करना, लैंड इज द ओनली एसेट एक्सेप्शनल केस है जिसमें एप्रिसिएशन हो रही है। रेस्ट जितने भी एसेट्स है, वेदर इट इज़ अ फर्नीचर, कोई भी है, मतलब फर्नीचर है हमारे पास, मशीनरी है हमारे पास, बिल्डिंग है हमारे पास, व्हीकल है हमारे पास, कंप्यूटर है हमारे पास, मशीनरीज है, कोई इक्विपमेंट्स है, उन सब का हम यूज़ करते हैं और यूज़ की वजह से उनका क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी कम होने की वजह से उनका वैल्यू भी कम होता है, जो हम एज्यूम करके कुछ मेथड्स की मदद से हम पता करते हैं कितना वैल्यू कम हुआ। उस प्रोसेस को, उस परमानेंट डिक्लाइन और जो होती है वैल्यू में फिक्स्ड एसेट्स की, उनको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फाइन, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डेप्रिसिएशन। इट इज़ अ इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस के अंदर होती है। तो इसका मतलब हो गया 3,000 कम हो गए एसेट्स पे। ठीक है, और ये जो एसेट्स पे वैल्यू कम होता है वी कॉल इट एज अ एक्सपेंस। ये एक्सपेंस होती है, चीज़ चलाने की भाई एक्सपेंस होती है।
तो इसकी वजह से हमारी कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में भाई कम होगी, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। इस बार फर्नीचर डिक्रीज हुआ, कैपिटल भी डिक्रीज हुई। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा न्यू इक्वेशन फिर से चेक करने की। 60,000 हमारे पास कैश, 38,000 का हमारे पास स्टॉक एंड 17,000 का हमारे पास फर्नीचर का वैल्यू। और ये जो डेप्रिसिएशन हम काउंट करते हैं, हम साल के एंड पे हम काउंट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कितना वैल्यू कम हो गया है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं बेस्ट टू मेथड्स आर देयर फॉर द डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड इज देयर और वी कैन से रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज देयर, ठीक। इसके बाद आई विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स रिटन ऑफ ₹4,000। अब यहाँ पे और एक नया वर्ड आ गया, बैड डेट्स। देखिए भाई, बैड डेट्स किसे कहते हैं? जो हमारे पास डेटर होता है, जिस कस्टमर से हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी हमें पैसे देता नहीं है, वो कभी कभी इंसॉल्वेंट हो जाता है। व्हाट वी कॉल इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कोई बिजनेसमैन कभी बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके एसेट्स का वैल्यू कम निकलता है और लायबिलिटीज का वैल्यू रियलाइज ज़्यादा होता है, वो पे ऑफ नहीं कर पाता है अपने कर्जे, जिसकी वजह से उसको बिजनेस अपना बंद करना पड़ता है। अगर हमें उससे पैसे लेना है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट सिचुएशन, फाइन। तो या ऐसे में बताऊँ, ये तो यूजुअल हमारी बात है, हम किसी को मतलब उधार पे कोई चीज़ देते फिर वो पैसा ही नहीं देते, उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बैड डेट्स। ये तब हो सकता है जब हमारे पास डेटर होगा। अगर हमारे पास डेटर है तो इसमें से कोई ऐसा डेटर है जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया 4,000, जिसने हमें 4,000 नहीं दिए। और तो हम इस चीज़ के लिए तैयार भी रहते हैं, हम वो बाद में डेटर डिस्कस करेंगे। तो बैड डेट्स इज अ लॉस, एक लॉस हो गई, लेकिन ये कौन सी लॉस है? इस वाली लॉस का नाम रखा बैड डेट्स, जो हमारे डेटर के ऊपर लॉस होती है और लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज, और लॉस का नाम बैड डेट, फाइन। यहाँ पे मैं फिर से एक न्यू इक्वेशन चेक करने जा रहा हूँ। फिर से हम देखेंगे एसेट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में इक्वेशन टू इक्वेशन ये हम प्रूव कर रहे हैं, फाइन। अगर हम देखेंगे भी यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे, हमें साथ साथ पता चलेगा कि भाई हमारी ये जो चीज़ है कि यहाँ पे 1,02,000 एंड 24,000, तो 1,26,000 दोनों साइड से निकलना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आई विल गो विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, फ्रॉम कैश रिसीव्ड, ऐसे मैं लिखता हूँ कैश रिसीव्ड रुपीज 8,000, ऐसे लिखते हैं 7,800 फ्रॉम अ कस्टमर and discount allowed to him 200 rupees, and discount allowed to him ₹200। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने एक कस्टमर से कैश रिसीव किया, और कभी कभी हम कस्टमर्स को ऐसे भी बोलते हैं कि भाई अगर तू अभी कैश देगा, मान के चलते हैं ऐसे कि मुझे किसी से मतलब कस्टमर से पैसे लेने, मैं अगर वो अर्ली पेमेंट करने आता है, ये कस्टमर्स ऑफ ट्रेड भी है, या मैं उसको ऐसे बोल भी सकता हूँ अगर तू अर्ली ट्रेड पेमेंट करेगा आई विल गिव यू सम कैश डिस्काउंट, मैं आपको कुछ पैसा डिस्काउंट दूंगा। इट्स ए एक्सपेंस टू मी, मान के चलते ये मुझे खर्चा लगता है किसको, इस पैसे को लाने के लिए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी ट्रेड में, बिजनेस में, कि हम किसी कस्टमर को कैश डिस्काउंट भी देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेल्स, हम सेल्स बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, भाई फलानी क्वांटिटी लेगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब हमें कैश रिसीव करना होता है उसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, एंड यूजुअली हम कस्टमर्स को जो कैश डिस्काउंट देते हैं इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ करना। इट्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल माइनस होती है। 200 की बात आई थी और यहाँ पे 7,800 हमने रिसीव किया है। आई विल राइट डाउन द 7,800 हमने कैश रिसीव किया, और वजह है कस्टमर, मैं इस डेटर को माइनस करूंगा 8,000। अब आप बोलोगे 8,000, ये है लैंग्वेज कि कैश बाय रिसीव किया 7,800, एक कस्टमर से किया हमने और उसको डिस्काउंट अलाउ दिया 200। इसका मतलब टोटल जो एक्चुअली उससे पैसा लेना था इट वाज 8,000 रुपीज, तो 200 उसमें से डिस्काउंट दिया और कैश हमने किया 7,800 रिसीव, फाइन। ये भी एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे लायबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं। 67,800 इज अवर कैश, 38,000, 17,000 plus 3,000 is equal to 1,18,000 plus 24,000, फाइन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको न्यू इक्वेशन, ओके
फाइन। इसके बाद आई विल गो विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज 1500, बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज 2000 रुपीज, बैड डेट रिकवर्ड। और एक नई एक लैंग्वेज आई, बैड डेट रिकवर्ड। पहले हमने डेटर बनाया था, फिर उसने किसी डेटर ने पैसे भी खाए, ऐसे भी लॉस हो सकती है। फिर जिस डेटर ने पैसे हमारे से खाए होते हैं, जो इंस्टॉलमेंट हुआ था, वो फ्यूचर में कभी पैसे देता है, कुछ भी अमाउंट दे सकता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं देगा जितना हम उसने हमसे मतलब ले गया है, ठीक है। लेकिन कुछ अमाउंट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4000 हुआ था, इसी में से इसी डेटर ने हमें अचानक से मिल गया कहीं पे, हमने पकड़ लिया, हम इसके पीछे थे, या ऐसा भी हुआ होगा ये खुद आया, वादा किया, दिया। हमने एक मूवी देखी होगी चुप चुप के, शाहिद कपूर की, वो भी बैड डेटर बन गया होता है, फिर वो लास्ट में रीपे करता है, जिनको वो रीपे करता है उनके लिए वो दैट वाज बैड डेट रिकवर्ड। पैसा आया 2000, फाइन, वजह है बैड डेट रिकवर्ड। मैं यहाँ पे डेटर में इसको मेंशन नहीं करूँगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं मेंशन करेंगे, भाई जिस बंदे ने हमें पैसे इंस्टॉलमेंट हुआ होता है, उस कैलेंडर ईयर में हमने उसका अकाउंट बंद किया होता है और हमने प्रोविजन क्रिएट किया होता है, उससे हम उसको पे ऑफ कर देते हैं, अपने बिजनेस में हम उसको मतलब इक्वलाइज कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कभी भी फ्यूचर में होता है, हम उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको मानेंगे एक इनकम, और उस इनकम का नाम पड़ेगा बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब बैड डेट रिकवर्ड इज एन इनकम, फाइन, इनकम का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 69,800 प्लस 38,000 प्लस 17,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 1,38,000, फाइन, प्लस 24,000। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। आई विल गो विद द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस फॉलो अप प्रॉब्लम, विद इट वी विल कंप्लीट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइन। मैं कुछ एक लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे बनाएंगे, कैश पेड 16,600, फाइन, टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 400, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 400। ये हमारी ट्रांजैक्शन है कि हमने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को 16,600 और उनसे हमें मिला डिस्काउंट, फाइन। पहले मैं इस ट्रांजैक्शन को करूंगा, मतलब जैसे हमने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, वैसे हमें क्रेडिटर ने वहां से अलाउ किया, जो हमारे लिए फायदा आया। अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया, अगर हमारी लैंग्वेज कहती है डिस्काउंट रिसीव इट इज एन इनकम, तो ये कैपिटल को भाई प्लस हो जाएगी, प्लस कैश हमसे, इसके बावजूद कैश हमसे 16,600 मतलब निकल गया, फाइन। और इसकी वजह से हमारा एक क्रेडिटर पे ऑफ हो गया, लेकिन वो क्रेडिटर पता है कितना हो गया, वो हो गया 17,000, वो क्रेडिटर हमारा पे ऑफ हो गया। अब 17,000 कैसे, अगेन सेम लैंग्वेज, कैश तो इतना ही निकला क्रेडिटर को, और उसने जब डिस्काउंट 400 का दिया, इसका मतलब टोटल जो था दैट वाज 17,000, आउट ऑफ 17,000 वी नीड टू पे ओनली 16,600। हमें यहाँ पे ही काम आया और ये हमारा फायदा आ गया। अब मुझे इसमें कहने की क्या बात है इंपॉर्टेंटली, पहले मैं इसको ऐड करता हूँ, 11,000 हो गया इतना, ठीक। उसके बाद 5 होगा 85 होगा 86,400 प्लस 38,000 प्लस 17,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 1,42,000 प्लस 7,000। इट्स क्वाइट कॉमन। ये कितना हो गया, 1,11,200, और यहाँ का भी साइड जो होगा 1,11,000, दैट विल बी 1,11,200। ओहो सॉरी, यहाँ पे मुझे इसको लेस करना था, सॉरी, 16 मैंने होता है 9, 51,600, फाइन। अब ये इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। ये हमारी एक फाइनल इक्वेशन थी। यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अभी एंड हो रही है इस फॉलो प्रॉब्लम में। अब मुझे इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि हमने इस कस्टमर से डिस्काउंट रिसीव किया था 200, फाइन। जब हमने रिसीव किया था, मतलब हमने जब अलाउ किया था किसी कस्टमर को डिस्काउंट, उस कस्टमर के लिए अगर हम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे, उसके लिए दैट वाज अ डिस्काउंट रिसीव्ड, फाइन। अगर हमने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव किया है
उस बंदे के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में इट्स अ डिस्काउंट अलाउड। मैंने कहा बिजनेस दो पार्टीज के बीच में होता है। अगर मैं सेलर हूँ ऑन द सेम टाइम दूसरा बंदर बायर है, अगर मैं बायर हूँ ऑन द सेम टाइम दूसरा बंदर सेलर है। अगर कोई चीज़ मेरे लिए एसेट है उस बंदे के लिए वो चीज़ लायबिलिटी है, अगर कोई चीज़ मेरे लिए इनकम है उस बंदे के लिए वो चीज़ एक एक्सपेंस है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंटली समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी जब हमने क्रेडिटर को किया, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, उस बंदे के लिए दैट वाज अ डिस्काउंट अलाउड, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया था, तो लेकिन हमारे लिए वो बन गया डिस्काउंट रिसीव। दो पार्टीज के बीच में बिजनेस हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट इसमें डेप्रिसिएशन की बात भी होगी, इसमें बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात होगी, डिस्काउंट अलाउड की बात भी होगी, बैड डेट्स रिकवर्ड की बात भी होगी, और डिस्काउंट रिसीव्ड की भी बात होगी। तो इतना मतलब इट्स आई थिंक अगर आपको इसके बगैर भी कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं भी किसी भी ट्रांजेक्शन में मतलब डिफिकल्टी आती है, यू गाइस कैन कॉल मी, आप हमें कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो, फेसबुक इज़ देयर, इंस्टाग्राम इज़ देयर, माई व्हाट्सएप इज़ देयर, यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन दे सकते हो, वी कैन ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, फाइन। मैं उसको कोशिश करूँगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। इसके बाद जब हम फर्दर अब जाएंगे आगे, फर्दर जाने में अब आगे जाने में हम जर्नल को स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल गो विद द रियल अकाउंटिंग। अब आज के बाद हम आगे फ्यूचर में प्लस एंड माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके अगेंस्ट हम डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ करेंगे। उस डेबिट में और क्रेडिट में ये ब्यूटी है, डेबिट कभी कभी प्लस भी होगा, डेबिट कभी कभी माइनस साइन भी प्रूव करेगा, क्रेडिट कभी कभी प्लस भी होगा, क्रेडिट कभी कभी माइनस भी होगा। हमें उस डेबिट एंड क्रेडिट को अब यूज़ करना सीखना है। अब हमें अकाउंटिंग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसे काम नहीं करती है, अकाउंटिंग ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसमें मतलब इंफॉर्मेशन तो है, इक्वलाइज तो किया हमने, एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत है, तो वो अकाउंटिंग क्वेश्चन से क्विकली नहीं निकलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेट लॉस कितनी होती है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हो गए थे, उसको करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए अकाउंटिंग बोलती है आई एम अ वेरी सिस्टमैटिक थिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक थिंग, इट्स अ आर्ट, इट्स अ प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें पहला काम होता है रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं बुक्स ऑफ जर्नल में। कल हम जाएंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जर्नल, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट इन फर्दर लेक्चर्स। अब हम डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर फोकस करेंगे, देन वी विल डिस्कस रूल्स ऑफ दैट डेबिट एंड क्रेडिट। और बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स से बहुत मतलब रिक्वेस्ट है कि हमें मतलब लेक्चर्स आप बनाइए अकाउंटिंग पे। डेफिनेटली आई विल गो, कंपनी अकाउंट्स की बड़ी डिमांड है, पार्टनरशिप की भी डिमांड है, कंपनी अकाउंट्स की भी बहुत सारी डिमांड है, कोई इश्यू नहीं है। विद द नेक्स्ट 30-40 डेज में वी विल डू ऑल द थिंग्स। अब एक्स्ट्रा यहाँ से 11th बेसिक को भी थोड़ा सा हमें फोकस देना पड़ेगा, तब जाके आपको फ़ायदा आएगा। इसमें हम जर्नल अब आगे स्टार्ट करेंगे, और विद द टाइम वी विल ऑल्सो डिस्कस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, वी विल डिस्कस फाइन, देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच वी कैन डिस्कस। तो विद द टाइम वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारी अभी बिगनिंग है यूट्यूब चैनल की। जब तक मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी खुद या मतलब लोग सारे जिनके लिए यूज़फुल है, ठीक है। बेसिकली अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर एवरीबडी whosoever is doing their own business, they should go for this accounting, they should learn this accounting। अगर आपने ऐसे अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड किया, आप कल टैली मग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, यू कैन डू इट वेरी इजीली, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग में काम आएगा, मतलब आप परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ की पता करोगे, अब हर चीज़ को मतलब अपने वैल्यू में देखोगे और पता करोगे कि भाई फ्यूचर में होने वाला क्या है, प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, प्लानिंग आप कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग। और रही बात एंड में कुछ टिप्स हम देते हैं। मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा, इफ़ यू गाइज कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान लाइफ में हो, इफ़ दे वांट टू सक्सीड इन देयर लाइफ, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की डिसिप्लिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हर किसी को काम करना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन एंड उसके साथ अगर मैं कहूँ तो फोकस, अगर उसके साथ और कहूँ तो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड फोकस, दीज आर द 3 कीज जो आपको कहीं पे भी पहुंचा सकती है। एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो देयर, बट मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर हार्ड वर्क, एंड स्मार्ट वर्क इज अ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क बेसिकली। तो स्टूडेंट्स को ये भी मैं कह रहा हूँ कि जो ये मार्च सेशन हो गया, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाएगी। यू गाइज शुड गेट इन टच विद योर स्टडीज़, थोड़ा आप स्टडीज़ के साथ टच में रहिए। मेरे स्टूडेंट्स है जो भी है, कोई भी है, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। हम करियर काउंसलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है, नॉट अबाउट ओनली मतलब अकाउंटिंग के बारे में, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें डिस्कस करनी है। देयर इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट, पूरा MBA हमें इसमें डिस्कस करना है, मार्केटिंग को पूरा खोलना है, कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बहुत सारी
रिक्वेस्ट ऐसी भी है कि हम कैसे रिसर्च करें। रिसर्च करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। वंस वी लर्न द कंज्यूमर बिहेवियर तो हमें उसके बाद ऑटोमेटिकली काम करना आएगा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे केस स्टडीज हमने डिस्कस किए। और अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो बंदा बायोग्राफीज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की पढ़ना भी चाहिए, उनको सर्व भी करना चाहिए, उनकी बायोग्राफीज डिटेल में देखनी चाहिए बाय द बिगिनिंग टू द एंड, हाउ दे हैव डन द थिंग्स, कैसे उन्होंने प्रोसेस कंप्लीट की है, कैसे अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने कैसे टैकल किया है, व्हाट डिसीजंस दे हैव टेकन, व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, ठीक है। इतना आज के लिए काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो आई थिंक एवरीबडी शुड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी शुड एग्जैक्टली प्रमोट द कश्मीर चैनल। अभी कुछ खामियां है, बहुत सारी खामियां है, सीखना पड़ता है विद द टाइम। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं आएंगे, तब तक हमारा काम नहीं निकलेगा। तो ड्रीमिंग में हमारा 70% ड्रीम चला जाता है, 30% एक्शन का होता है। मुझे लगता है वी शुड रिप्लेस 70-80% विद द एक्शन एंड ड्रीमिंग के साथ 20%। मैं नहीं कहता हूँ कि ड्रीम नहीं करना है, बट एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रीमिंग। फाइन, ड्रीमिंग इज द प्राइमरी स्टेप, बट ज़्यादा परसेंटेज रहता है एग्जीक्यूशन का। I hope this lecture will definitely benefit everybody, and thank you very much.